बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो आपकी न्यू बुक है जी 9th की। चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, नोट कर लें, आज का जो हमारा लेक्चर है इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आपने जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कनेक्शन और डॉट्स के साथ चलना है। बड़ा ही आसान से न्यूमेरिकल्स है। तो फर्स्ट आपके सामने डिस्प्ले पर है क्वेश्चन 4.1। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट at an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the x and y components of the force. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कार्ट है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक कार्ट है, एक रेडी है हमारे पास, ठीक है। और ये जो रेडी है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि 200 न्यूटन की है, ठीक। और वो हॉरिजेंटल मीन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो ये देखें, इस डायग्राम में ये कार्ट है, यहाँ पर ये फोर्स F लग रही है, ठीक है। ब्लैक कलर की ये फोर्स आपको नज़र आ रही है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? रेड कलर का थीटा। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर इस फोर्सेस को रिजॉल्व करें इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो अलॉन्ग एक्स हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट होता है एफ एक्स, जो कि होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट होता है एफ वाई, जो कि होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, यही हमने कैलकुलेट करने हैं। तो 200 न्यूटन की फोर्स है तो हम लिख लेंगे गिवन डाटा में। आपने भी पेपर में बिल्कुल सेम यही पैटर्न यूज़ करना है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। गिवन डाटा इज इक्वल टू फोर्स 200 न्यूटन, थीटा कितना है? 30 डिग्री। टू फाइंड, फिर आप लिखेंगे टू फाइंड में हमारे पास एफ एक्स हमने कैलकुलेट करना है, एफ वाई हमने कैलकुलेट करना है। फिर आप सोल्यूशन की हाइडिंग देंगे। हर न्यूमेरिकल में ये पैटर्न सेम रहेगा। फॉर एक्स कंपोनेंट जी, एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ कॉज ऑफ थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह आप पुट कर देंगे 200, ठीक है जी। और कॉस 30 हमारे पास होता है 0.866। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 0.866 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा 173.2 न्यूटन। तो एफ एक्स हमारे पास आ गया 173.2 न्यूटन। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे y कंपोनेंट। सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और f हमारे पास 200 था, और साइन 30 हमारे पास आ जाएगा, और साइन 30 हमारे पास होता है 0.5। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है 173.2 न्यूटन, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि एफ वाई है वो है 100 न्यूटन। तो इंतहाई आसान था जी। इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले है पर है 4.2। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट अ नॉब ऑफ अ डोर। एक दरवाज़ा है, उसके नॉब पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जा रही है। उस नॉब के परपेंडिकुलर है 300 न्यूटन की। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है 300 न्यूटन, ठीक है। टू ओपन इट, उस दरवाजे को खोलना है, एज शोन इन द गिवन फिगर। अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंग, भाई जो पिविट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे जो नॉब है वो 1.2 मीटर अवे है, ठीक है। व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क कैलकुलेट करना है। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, और ये बताना है कि ये टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हम डाटा देख लें। गिवन डाटा में फोर्स हम लिख लेंगे 300 न्यूटन की, और मोमेंट आर्म हमें जो है वो गिवन है 1.2 मीटर। ये डायग्राम गिवन है जी बुक में, ठीक है। ये वो डोर है, दरवाज़ा है, ठीक। यहाँ से ये हम फोर्स लगा रहे हैं जो कि इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। एक तो हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है, और हमने बताना है कि टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो जब हम ये आप फोर्स देख रहे हैं ना, बुक में ये डायरेक्शन सेम ऐसे ही ड्रा की गई है जैसे मैंने ड्रा की है। तो जब हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका हिंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पिविट है। तो ये डोर इससे अवे मूव करेगा। तो ये ऊपर देखें मैंने डायरेक्शन ड्रा की है, ये इस तरह से डायरेक्शन बनाएगा। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन के ओपोजिट डायरेक्शन है, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है। तो ये गेट एंटी क्लॉक वाइज क्या करेगा? टर्न
और टॉर्क पॉजिटिव होगा। तो टॉर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? वी नो डैट टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, एफ मल्टीप्लाई बाय एल होता है। तो फोर्स 300 थी, एल 1.2 मीटर था, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 360। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो आप लिख लेंगे टॉर्क इज इक्वल टू 360 न्यूटन मीटर। एज द डोर टर्न एंटी क्लॉकवाइज, डोर जो है जी वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, सो टॉर्क इज पॉजिटिव। तो टॉर्क क्या होगी हमारे पास? पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर है 4.3, two weights are hanging from a meter rule at the position as shown in the given figure. If the rule is balanced as its center of gravity, find the unknown weights। भाई सबसे पहले तो ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास एक रूल है, ठीक है, जिसे हम मीटर रूल कहते हैं। यहाँ पर उसने जिक्र किया है, देखें मीटर रूल का, और इस पर दो वेट्स जो हैं वो लटके हुए हैं। एक ये वेट है, ये वेट W है, ठीक है, और एक ये वेट है जो गिवन है 4 न्यूटन का। जो W वेट है उसे मैंने लेट कर लिया W1, और जो वेट 4 न्यूटन का गिवन है उसे मैंने सपोज कर लिया W2। ठीक है, इस डायग्राम में देखें तो एक हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ये जो वेट 1 है, ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला उसे कहते हैं मोमेंट आर्म। तो ये जो वेट 2 है इसका मोमेंट आर्म है L2 जो कि है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो वेट W है जिसे मैंने W1 कहा है उसका मोमेंट आर्म है L1 जो कि है 40 सेंटीमीटर। अब गिवन डाटा की बात करें तो वेट 2 मैंने कहा गिवन है, W2 आप पुट कर लेंगे 4 न्यूटन। इसका मोमेंट आर्म कितना था? L2 जो कि है 30 सेंटीमीटर। सेंटी होता है प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻², तो 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3 मीटर। तो L2 है 0.3 मीटर। ठीक है, सिमिलरली L1 है 40 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 0.4 मीटर। ठीक, टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है? अननोन वेट। अननोन वेट क्या था हमारे पास? W उस डायग्राम में दिखाया गया, मैंने उसका नाम रखा है W1। इसका मतलब हमने W1 या W एक ही है दोनों, ये कैलकुलेट करना है। एक और चीज़ जो इस न्यूमेरिकल में बताई गई है कि इफ़ द रूल इज़ बैलेंस्ड एज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रूल जो है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो इस वक्त जो टॉर्क्स हैं दोनों साइड्स की बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वो हमारे पास क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो देखें कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लें टॉर्क की, कि ये जो वेट है ये चाहेगा कि मीटर रूल इस तरफ डाउनवर्ड मूव करे, मीन के इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस हो, और ये वेट ये चाहेगा डाउनवर्ड कि इसमें क्लॉकवाइज क्या हो, मूवमेंट या टॉर्क प्रोड्यूस हो। तो हमने तो ये पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम बराबर होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमने अप्लाई करना है, इस तरफ की टॉर्क इस तरफ के टॉर्क के बराबर होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होती है। आप इसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मेंशन किया है। देखें, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वी हैव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब भाई ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज क्या है? मूवमेंट है, टॉर्क है। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते थे? F मल्टीप्लाई बाय L। तो यहाँ पर F तो नहीं है, तो यहाँ पर वेट है W1, तो हम लिखेंगे W1 मल्टीप्लाई बाय L1। तो देखें W1 मल्टीप्लाई बाय L1, फोर्स की जगह क्या है? W1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है जी? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में फोर्स कितनी है? जो वेट 2 के बराबर है W2, और मोमेंट आर्म है L2, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई W1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय L2। जस्ट अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। W1 W के बराबर था, W पुट कर लिया। ये आपने देखा था ना कि टू फाइंड में W1 इज इक्वल टू W मैंने लेट किया, मतलब W1 की जगह W लिख लिया। ठीक है, L1 हमारे पास था गिवन डाटा में 0.4, W2 गिवन था 4, L2 गिवन था 0.3। इस साइड को सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0.3 आंसर आएगा 1.2। ठीक है, और यहाँ पर था हमारे पास W मल्टीप्लाई 0.4, तो 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये W बन जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आंसर आ जाएगा 3। तो जो वेट है हमारे पास वो 3 न्यूटन का होगा, अननोन वेट। ओके जी, फिर है हमारे पास न्यूमेरिकल 4.4, A seesaw is balanced with 2 children sitting near either and child A weighs 30 kg and sit 2 meter away from the pivot। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना उससे जो चाइल्ड A है वो 2 मीटर अवे है। ठीक है, while child B
वेट्स 40 kg एंड सिट 1.5 मीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम द पिवट। वो क्या कहता है कि जो चाइल्ड बी है जिसका वेट, या यहाँ पर वैसे उसने मैस गिवन दिया है तो वेट हम W इज इक्वल टू mg से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैस 40 kg है और वो 1.5 मीटर अवे है पिवट से। उसने एक तो कहा है कि आप दोनों साइड्स का मोमेंट बताएं, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड। हाँ जी, ईच साइड का मोमेंट बताएं एंड डिटरमाइंस इफ द सीसा इन इक्विलिब्रियम, क्या सीसा इक्विलिब्रियम में है। अगर दोनों साइड्स का मोमेंट से टॉर्क बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे यस सीसा विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो गिवन डाटा की बात करें तो मैस ऑफ चाइल्ड ए गिवन है 30 kg, ठीक है जी। ये देखें चाइल्ड ए 30 kg, तो आप एम ए मैंने लिख लिया, एम ए क्या है 30 kg, और एल ए मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड ए 2 मीटर है, ये भी हमने देख लिया गिवन डाटा से 2 मीटर है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास मैस ऑफ चाइल्ड बी कितना था 40 kg था, ये भी हमने नोट कर लिया जी 40 kg, और 1.5 मीटर अवे है तो हम एल भी लिख लेंगे, मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड बी 1.5 मीटर, ठीक है। टॉर्क ए कैलकुलेट करना है, टॉर्क बी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो डायग्राम देख लें, ये वो हमारे पास पिवट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर चाइल्ड ए सिट हुआ हुआ है, यहाँ पर चाइल्ड बी सिट हुआ हुआ है, ठीक है। चाइल्ड ए का जो वेट है वो डब्ल्यू ए है और उसका मैस एम ए है, चाइल्ड बी का वेट डब्ल्यू बी है और उसका मैस एम बी है, और चाइल्ड बी जो है वो मोमेंट आर्म एल बी रखता है, चाइल्ड ए का मोमेंट आर्म एल ए है। तो हमने तो सिंपली टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए यानी कि टॉर्क ऑफ ए क्या होता है, टॉर्क होता है एफ क्रॉस एल। तो यहाँ पर फोर्स वेट के बराबर है, ठीक है। तो ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ जाएगा वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एल ए, मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड ए, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि W किसके बराबर होता है mg के, तो W इज इक्वल टू mg, ठीक है। मैस एंड वेट के टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो W इज इक्वल टू mg है, तो WA है तो मैं लिख रहा हूँ MA इंटू जी जो है ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है और ये A और B के लिए एक जैसा होगा, ठीक है जी, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो WA को हम रिप्लेस कर देंगे MAG मल्टीप्लाई बाय L, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। टॉर्क ऑफ A इज इक्वल टू मैस A का कितना है 30, ठीक है, और G हमारे पास कितना है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल ए हमारे पास कितना था 2, सारे फैक्टर्स को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी, तो टॉर्क बी कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एल बी, तो अगेन W इज इक्वल टू mg, तो बनेगा MBG, देखें MBG मल्टीप्लाई बाय एल बी, वैल्यूज पुट कर दें, MB था 40, G नियर सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, LB हमारे पास 1.5 है, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। तो भाई जो चाइल्ड ए का टॉर्क है और जो चाइल्ड बी का टॉर्क है दोनों साइड्स की मूवमेंट्स बराबर है, तो हम लिखेंगे सीसा इन इक्विलिब्रियम बिकॉज टॉर्क ए इज इक्वल टू टॉर्क बी और समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, ठीक है जी। फिर है हमारे पास 4.5, अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन फिगर, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको डायग्राम दिखा दो जी, ये आपके पास क्रोबार है, ठीक है जी, जिससे ये एक वुड का पीस उठाया जा रहा है, ठीक है। तो देखें क्रोबार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार। यहाँ पर जो है ना जी, ये देखें ये फोर्स डाउनवर्ड मैंने ड्रा की है, ये जो एफ है फोर्स ये 250 है, ठीक है। गिवन डाटा में नोट भी कर लिया, फोर्स इज इक्वल टू 250 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड अप्लाई की जा रही है इस वुड ब्लॉक को उठाने के लिए, ठीक है। इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ बार, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर, कहता है जो इसका दूसरा एंड है ये छोटा सा एंड, ये कितना वजन बर्दाश्त करेगा, कितना वजन उठा सकेगा। आसान लफ्ज़ों में द क्रोबार इटसेल्फ हैज़ निग्लिजिबल वेट, और कहता है ये जो क्रोबार है इसका अपना वेट जो है वो ना होने के बराबर है, यहाँ पर नज़रअंदाज किया हुआ, आप जीरो सपोज कर लें, ठीक है। तो गिवन डाटा की बात करें तो फोर्स बता दी गई है जो एक एंड पे डाउनवर्ड लग रही है कितनी 250 न्यूटन, ठीक है। लेंथ डायग्राम में गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये है 30 सेंटीमीटर, इसे मैंने L1 लिख लिया 30 सेंटीमीटर, और सेंटी है तो 10⁻⁻² है, तो 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.3 मीटर। और ये जो इसका दूसरा एंड है छोटा सा, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 5 सेंटीमीटर, तो L2 है 5 सेंटीमीटर, तो L2 को हम लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 0.05 मीटर,
ठीक है, हमने ये वेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट एक्ट कर रहा है एज अ पिवट, एज अ हिंग, एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिंपली आप यहाँ की मूवमेंट और यहाँ की मूवमेंट को बराबर रख के सॉल्व करें बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा वेट का। तो देखें, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वी हैव क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ से हम सिंपली जो है लिख लेंगे एफ क्रॉस L1 इज इक्वल टू W क्रॉस L2। तो देखें F क्रॉस L1 इज इक्वल टू W क्रॉस L2, तो फोर्स की जगह पुट कर देंगे 250, L1 था 0.3, वेट को वेट ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय L2 की जगह आ जाएगा 0.05, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 0.3 आंसर आएगा 75 इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय 0.05, और 0.05 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वेट हमारे पास आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 0.05, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 1500 न्यूटन। तो जो वेट है वो 1500 तक का ये बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अब यहाँ पर मज़े की बात, मोमेंट आर्म बड़ा था ना तो कम फोर्स लगानी पड़ी, मोमेंट आर्म छोटा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, टॉर्क है ही क्या, F क्रॉस L, और टॉर्क तो बराबर है ना दोनों साइड का, तो जहाँ पर मोमेंट आर्म छोटा था वहाँ पे फोर्स बड़ी थी ताकि टॉर्क बराबर रहे, और जहाँ पर फोर्स कम थी वहाँ पे मोमेंट आर्म बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क जो है उसकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है 4.6, a 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। एक कार है जी, उसके लिए एक स्पैनर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ ऑफ स्पैनर गिवन है। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर, टॉर्क भी गिवन है 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर, तो कहता है स्पैनर पे कितनी फोर्स अप्लाई करें, एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। भाई ये वो स्पैनर है, ठीक है, और इस स्पैनर की लेंथ बता दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो गिवन डाटा में आप नोट कर लें, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सेंटी 10 टू पावर -2 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो L आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, और टॉर्क भी गिवन है 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क भी गिवन डाटा में है 150 न्यूटन मीटर। ये फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी अप्लाई करें, तो सिंपल है, आप टॉर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे। टॉर्क क्या होता है जी हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L। ठीक है, तो L इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टॉर्क ओवर L इज इक्वल टू F आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू ऊपर 150 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नीचे L की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन फोर्स जो है जो रिक्वायर्ड होगी इस स्पैनर से नट को टाइट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4.7, अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूप इज पुल्ड टू द राइट by a horizontal force F। ठीक है, the rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the figure given below। ठीक है जी, determine the magnitude of force and the tension in the string। भाई पहले देखें हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक फिक्स स्पोर्ट है और इसके साथ एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल अटैच है। ठीक है, और ये बॉल इस सीलिंग के साथ एंगल जो है वो कितना बना रही है, जो इस लेंथ के साथ जुड़ी हुई है 60 डिग्री। ठीक है, और इस पर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, वैसे तो हम ये पढ़ेंगे इन फ्यूचर क्लास 10th में कि अगर हमारे पास एक लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और एक मेटल बॉब है, उसे हम कनेक्ट कर देते हैं और उसे हम टू एंड फ्रो मूव करते हैं तो उसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एक्चुअली ये सिंपल पेंडुलम लाइक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि एक फिक्स पोर्ट है, उसके साथ एक स्ट्रिंग एक बॉल कनेक्टेड है जो कि सीलिंग के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, जब उस पर फोर्स F लग रही है और उसमें टेंशन है T। हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है और बताना है कि 60 डिग्री का एंगल कितनी फोर्स से बनेगा, फोर्स भी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वेट ऑफ बॉल गिवन है जो कि 5 न्यूटन है। तो देखें, 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग, तो हम लिख लेंगे गिवन डाटा में वेट 5 न्यूटन है। सीलिंग से एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री, तो थीटा हम नोट कर लेंगे 60 डिग्री। ओके जी, अब हमने एक तो टेंशन कैलकुलेट करनी है और एक हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हमें सबसे पहले इस टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो इंतहाई आसान है, इस डायग्राम को देखें। ये जो डायग्राम है हमारे पास, टेंशन का अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होगा T sin थीटा। ठीक है, इधर देखें सबसे पहले तो देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब दोबारा इस डायग्राम पर आ जाए,
ये वो स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन टी है, तो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस टेंशन का कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा। जैसे हम लिखते थे ना एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा टी, एफ की जगह टी आ जाएगा और साथ आ जाएगा साइन थीटा। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो इसका बनेगा टी कॉस ऑफ थीटा। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो हेड मिल रहे हैं और दो टेल मिल रहे हैं, तो ये टेंशन जो है हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट्स जो इसके हैं वो ये दो हैं और ये उनका रिजल्टेंट कंपोनेंट है या नेट टेंशन जिसे आप कह सकते हैं वो टी है। सही है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पर टेंशन। ठीक है, और ये अगर आप एंगल देख लें यहाँ से यहाँ इन दो के दरमियान, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इस टेंशन को जब रिजॉल्व करेंगे तो एक इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, टी साइन थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखें कि ये टी कॉस थीटा जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जबकि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इसी तरह इधर देखें तो ये वेट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड है, जबकि टी साइन थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अपवर्ड है, तो टी साइन थीटा और वेट आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर लग रही है। ठीक, ये मैंने अलग अलग भी बना लिया डायग्राम कि वेट डाउनवर्ड है और टी साइन थीटा अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, समेशन एफ वाई की कंडीशन यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने टी कॉस थीटा की कंपोनेंट को इधर ड्रा किया आपको समझाने के लिए कि फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, टी कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो समेशन एफ ऑफ एक्स यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो आप लिखेंगे कि बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि समेशन एफ ऑफ एक्स भी जीरो है, समेशन एफ ऑफ वाई भी जीरो है। फोर समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ ऑफ एक्स कब जीरो होगा जी, हमारे पास जब एफ और टी कॉस थीटा बराबर हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाला राइट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो लेफ्ट वाला है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए फोर्स राइट पर लग रही है तो पॉजिटिव लिखेंगे फोर्स को एफ, और ये टी कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको आप नेगेटिव लेंगे, तो समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को हम लिख लेंगे एफ माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए पॉजिटिव है, और टी कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद कर रखना है। तो देखिए एफ इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ थीटा। अब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो एफ इज इक्वल टू टी, टेंशन नहीं है हमारे पास, कॉस थीटा, थीटा की जगह हम पुट कर दिया हमने 60 डिग्री, क्योंकि एंगल तो गिवन था ना थीटा 60 डिग्री जो डायग्राम में बन रहा है, तो इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। जब टेंशन आएगी तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फोर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इस डायग्राम में देखें तो टी साइन थीटा पॉजिटिव है और वेट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो वेट को नेगेटिव लेंगे, तो हम लिखेंगे टी साइन थीटा माइनस वेट। तो देखिए टी साइन थीटा माइनस वेट इज इक्वल टू जीरो, या वेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, वेट को इधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और वेट हमारे पास है 5 न्यूटन, थीटा हमारे पास जो है वो है 60 डिग्री, तो वेट की जगह आ जाएगा 5 न्यूटन, टी की जगह टी ही रहेगा साइन 60, और साइन 60 पर हमारे पास होता है 0.866, और ये 0.866 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 5/0.866 जो कि आंसर आता है 5.77। ठीक है जी, तो हम इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 ग्रेटर देन 5 है, तो ये नेक्स्ट डिजिट 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा टेंशन का 5.8 न्यूटन। ठीक है, इसे अब हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 जो हमने अभी बनाई थी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन कि एफ इज इक्वल टू टी कॉस 60 डिग्री। तो देखें एफ इज इक्वल टू टी कॉस 60 डिग्री था, तो टी की जगह हमने पुट कर दिया 5.8, कॉस ऑफ 60 हमारे पास होता है 0.5, तो 5.8 मल्टीप्लाई 0.5 आंसर आ जाएगा 2.9 न्यूटन। तो हमारे पास जो टेंशन है जी वो आ गई 5.8 न्यूटन, और जो फोर्स हॉरिजॉन्टल हमने अप्लाई की लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो आ गई 2.9 न्यूटन। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 4.8, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन द फिगर। स्टूडेंट्स ये जी हमारे पास एक साइन बोर्ड है जिस पर मेंशन है डायमेंशनल फिजिक्स, आपके प्यारे चैनल का नाम। ठीक है जी, और 2 स्टील वायर से इस बोर्ड को जो है वो एक फिक्स बोर्ड के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ताकि साइन बोर्ड बैलेंस रहे। ठीक, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन द फिगर इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। ये जो
साइन बोर्ड है, इसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है, ठीक है। व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, आपने ईच स्ट्रिंग की टेंशन कैलकुलेट करनी है। भाई वैसे देखें अगर हम तो ये 200 न्यूटन की है, तो इन टेंशन का सम भी 200 होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि आया ये 150 की है, ये 50 की है, या ये हमारे पास जो है वो 130 की है, 70 की है, या ये भी 100 की है, ये भी 100 की है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज चेक करनी है, T1 कितना है और T2 कितना है। तो गिवन डाटा में एक ही चीज़ है, वो है वेट W इज इक्वल टू 200 न्यूटन, और टू फाइंड में हमने T1 भी कैलकुलेट करना है, T2 भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस जब हम साइन बोर्ड को देखें तो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है कि सेंटर पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर इस सेंटर से ये जो टेंशन T1 है वो 2 मीटर है, और इस सेंटर से ये जो टेंशन T2 तक का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, यानी कि T1 से T2 तक का टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है। ये इस डायग्राम में गिवन है, ठीक है। तो देखें, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। भाई अगर इस साइन बोर्ड पर देखें तो हॉरिजेंटल तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, इसका मतलब कि समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये तो ऑलरेडी ट्रू है, फुलफिल है। तो हमने देखना है समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, एफ ऑफ वाई में यहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं, अगर आप देखें तो वेट की फोर्स डाउनवर्ड है जो कि 200 है, और ये टेंशन्स वाली फोर्स अपवर्ड है। तो समेशन एफ वाई जो है इसको हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब ये अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये टेंशन T1 और T2 पॉजिटिव होंगे, वेट नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे T1 प्लस T2 माइनस वेट इज इक्वल टू 0। तो देखिए T1 प्लस T2 माइनस वेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखें T1 प्लस T2, T1 T2 तो कैलकुलेट करने है ही नहीं, तो एज इट इज माइनस वेट था, वेट 200 है, माइनस 200 इज इक्वल टू 0, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब आप सपोज करें कि ये जो पॉइंट है पिविट कहाँ लिया है, T2 टेंशन के पास, तो T2 टेंशन तो पिविट में से पास हो रही है, तो T2 का तो मोमेंट आर्म ही 0 है, इसका मतलब T2 तो कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। इस वेट को अगर मैं उठाकर यहाँ ले जाऊँ तो ये वेट जो है इसका फासला ये 2 मीटर बनेगा। ये वाली वेट अगर मैं उठाकर इधर प्लेस कर देता हूँ तो ये इस P पॉइंट से 2 मीटर है, यानी कि वेट का जो मोमेंट आर्म है वो 2 मीटर है, और ये जो वेट है इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर देखें T1 को तो वो इस पिविट से 2 + 2 4 मीटर क्या है अवे, तो इसका मोमेंट आर्म कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल 4 मीटर। और ये टेंशन T1 इस पिविट के अगर हम लॉन्ग देखें तो ये चाहेगी कि साइन बोर्ड क्या करे, क्लॉकवाइज रोटेट हो, ठीक है। वेट ये चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, और T1 क्या चाह रहा है, क्लॉकवाइज। तो वेट वाला टॉर्क या मोमेंट पॉजिटिव, और T1 वाला जो हमारे पास मोमेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। तो देखें, सपोज दैट P इज द पिविट पॉइंट ऑन विच साइन बोर्ड रोटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेट, ठीक है। हमने सपोज किया है कि P क्या है, पिविट पॉइंट है जिसपे साइन बोर्ड रोटेट कर सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेट एंड T1। T2 पास थ्रू द पिविट पॉइंट, सो T2 हैव नो टॉर्क, ठीक है। फिर T2 तो खुद ही पिविट से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट आर्म ही 0 है, तो उस पर कोई जो है वो टॉर्क T2 की वजह से नहीं लग रही। रिमेंबर दैट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव, ये मैंने शुरू में बात कर दी, वाइल द क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव, और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन के मुताबिक समेशन टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अभी मैंने आपको डायग्राम में कहा था कि वेट से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टॉर्क पॉजिटिव होगी, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय एल, तो वेट मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म बनेगा 2 मीटर, तो हम लिख लेंगे वेट मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। ये देखें, वेट मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, और ये जो टेंशन थी T1, इससे जो टॉर्क बन रहा है वो क्लॉकवाइज है जो नेगेटिव होगा, तो हम इसे लिखेंगे माइनस T1, और इसका मोमेंट आर्म ये टोटल था 4 मीटर, हम लिखेंगे माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखें ये इक्वेशन बन गई, वेट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वेट की जगह पुट कर देंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, और 200 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर होता है 400, और ये बन जाएगा माइनस 4 T1, ठीक है।
और ये -41 इधर जाकर +41 हो जाएगा। 41 इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। 4 से जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 100 यानी कि 100 रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा। तो टेंशन 1 हमारे पास आ जाएगी 100 न्यूटन की। पुट इन इक्वेशन 1। अब जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी ये हमारे काम आने जा रही है। यहाँ पर T1 की जगह 100 पुट कर दें, ठीक है। तो देखें जी, ये इक्वेशन थी T1 प्लस T2 माइनस वेट इज इक्वल टू 0 या T1 प्लस T2 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो T1 की जगह 100 आ जाएगा प्लस T2 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। 100 माइनस 200 आंसर आ जाएगा -100 और ये -100 जाकर +100 हो जाएगा। तो T2 भी आ जाएगा 100 न्यूटन। तो ईच स्ट्रिंग में, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन 100 न्यूटन की होगी। तो T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है जी टेंशन रिक्वायर्ड होगी उस साइन बोर्ड को हैंग करने के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4.9। One girl of 30 kg mass sit 1.6 meter from the axis of seesaw. Another girl of mass 40 kg wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis that the other girl may sit? क्या कहता है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक सीसा है, ठीक है जी, और उस सीसा पर एक गर्ल जो है वो जिसका मैस 30 kg है वो बैठी हुई है 1.6 मीटर से पिवट से दूर। अब वो कहता है कि एक और गर्ल है जिसका मैस 40 kg है, बताएं कि सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहे तो वो उस पिवट से एक्सिस से कितना दूर बैठे, यानी कि आपने M2 वाली का मोमेंट आर्म बताना है जो कि L2 है। तो गिवन डाटा की बात कर लें तो मैस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड कितना है 30 kg M1, ठीक है, और उसका मोमेंट आर्म कितना है 1.6 मीटर, यानी कि L1 है 1.6 मीटर। और मैस ऑफ सेकंड चाइल्ड कितना है 40 kg, M2 40 kg है। टू फाइंड में हमने सिंपली L2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल जो है जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे। एज सीसा में रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सीसा इक्विलिब्रियम में रहेगा तो दोनों साइड्स की टॉर्क बराबर होंगी। सो टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क 1 को हम कैसे लिखेंगे जी? टॉर्क 1 को हम लिखेंगे वेट ऑफ 1, F मल्टीप्लाई बाय L होता है ना, तो फोर्स वेट के बराबर होगी यहाँ पर। तो हम लिखेंगे वेट 1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू वेट 2 मल्टीप्लाई बाय L2। और W इज इक्वल टू mg होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, W इज इक्वल टू mg। तो W1 की जगह आ जाएगा m1g मल्टीप्लाई बाय L1, W2 की जगह आ जाएगा m2g मल्टीप्लाई बाय L2। जस्ट वैल्यूज पुट करें, m1 की जगह आएगा 30, g की जगह आ जाएगा 10, L1 है 1.6, M2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 40, G की जगह 10, L2 कैलकुलेट करना है। इस साइड को स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 480 और इधर आ जाएगा 400 इंटू L2। तो L2 चाहिए तो 400 से डिवाइड कर देंगे तो L2 आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 400। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2। तो L2 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर वो वे अगर बैठेगी तो सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है जी। फिर लास्ट न्यूमेरिकल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4.10, फाइंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग ऑफ एज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है जी। ये पहले तो डायग्राम देखें, ये डायग्राम है जी, ठीक है। ये एक फिक्स सपोर्ट है और उसके साथ दो स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। उल्टा एल जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। इसमें इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है T2, यहाँ लिख ले T2, यहाँ लिख ले T2, एक ही बात है, सही है। तो क्या कहता है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ एज द शोन इन द गिवन फिगर इफ़ द ब्लॉक वेट्स 150 न्यूटन। तो ये एक ब्लॉक है जी जिसका वेट 150 न्यूटन है, ये दोनों स्ट्रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है जो कि एक फिक्स सपोर्ट या सीलिंग के साथ कनेक्टेड है। तो दो चीज़ें गिवन है, वेट गिवन है ब्लॉक का जो कि कितना है 150 न्यूटन, W इज इक्वल टू 150 न्यूटन। थीटा हमारे पास गिवन है जो कि है जी 60 डिग्री। तो एंगल भी गिवन है। टू फाइंड में हमने एक तो ये टेंशन कैलकुलेट करनी है T1 और एक ये टेंशन कैलकुलेट करनी है T2, सही है। तो इंतहाई आसान, सबसे पहले तो हम ये जो टेंशन T1 है इसको इसके इफेक्टिव कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। T2 तो हमें नज़र आ रही है कि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बट ये जो T1 है इसके हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे जैसा कि हमने अभी एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स जब हम T1 को रिजॉल्व करेंगे तो अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस इसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 बाय, जिसे हम कहते हैं T1
साइन थीटा, ठीक है। तो T1 का y वाला कंपोनेंट क्या होगा, T1 साइन थीटा, और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा होगा, T1 कॉस थीटा, और इनके दरमियान 90 का एंगल है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। और एक और बात कि ये हेड और ये हेड और यहाँ पर दो टेल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब T1 रिजल्टेंट वेक्टर है, सही है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमने इसे रिजॉल्व कर लिया। अब एक चीज़ अगर आप देखें तो T2 टेंशन है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जबकि T1 कॉस थीटा अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब T1 कॉस थीटा T2 एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो T1 साइन थीटा अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और वेट जो है वो हमारे पास अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो T1 साइन थीटा और वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम से अलग से ड्रा कर दी कि T1 साइन थीटा और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और T1 कॉस थीटा और T2 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है जी। और जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस अपवर्ड जाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड आएंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको आपने अच्छे से माइंड में रखना है। तो देखें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिजॉल्व द टेंशन T1 इनटू इट्स इफेक्टिव कंपोनेंट एज गिवन इन फिगर, ये हमने देख लिया। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फिगर 3, अगर हम फिगर 3 को देखें, समेशन एफ ऑफ एक्स को 0 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि T2 माइनस T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। T2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो लिखेंगे T2 माइनस T1 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का। फ्रॉम फिगर 2, फिगर 2 को देख लें जी। तो यहाँ पर ये अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे T1 साइन थीटा माइनस वेट। तो देखिए T1 साइन थीटा माइनस वेट इज इक्वल टू 0, और T1 साइन थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये वेट उधर जाके पॉजिटिव होगा और वेट की वैल्यू पुट कर देंगे 150, और साइन 60 से इसे हम डिवाइड करेंगे। साइन 60 होता है 0.866, तो T1 आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 0.866, तो टेंशन 1 हमारे पास आ जाएगी 173.2 न्यूटन, ठीक है। और इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से फिर हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स T2, ठीक है जी। ये थी ना हमारे पास इक्वेशन 1, T2 माइनस T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखें T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई 173.2, कॉस थीटा था कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। और जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86.6, तो ये बनेगा T2 माइनस 86.6 इज इक्वल टू 0। तो T2 इज इक्वल टू 86.6 न्यूटन। सो टेंशन 1 हमारे पास आ गई थी 173.2 न्यूटन, और टेंशन 2 आ गई 86.6 न्यूटन, और इसी तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।